लास्ट सीजन की बात करें जहां पर चेल्सी जब भी फील्ड पे उतर रही थी जनवरी के बाद, स्पेशली जब इतने सारे प्लेयर्स को साइन कर लिया था और वो एकदम ही खराब फॉर्म का दौर आया था। खराब भी एक अंडरस्टेटमेंट है उस फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमने देखा था जनवरी से लेके एंड ऑफ द सीजन तक, और लैम्पार्ड आए थे, जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे थे। और एक टाइम पे ये लग रहा था कि क्या हम इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते, जो प्लेयर्स हैं क्या वो अपना 100% दे रहे हैं इस क्लब के लिए, इस क्लब का फ्यूचर क्या है। ओनर्स ने आके इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें चेंज करने की कोशिश करी हैं, लेकिन अब जो हमने देखा प्री सीजन में, स्पेशली जो हमने ट्रांसफर विंडो के कोर्स में देखा कि हमने जिस तरीके से प्लेयर्स से छुटकारा पाया, जो प्लेयर्स हमको नहीं चाहिए थे क्लब में उनको हमने बेचा, मूव ऑन किया हमने उन प्लेयर्स से, और एक बहुत ही यंग और एक टैलेंटेड प्लेयर्स का हमने स्क्वाड खड़ा कर दिया। और आज हमारा पहला टेस्ट था और पहला ही इतना मेजर टेस्ट अगेंस्ट लिवरपूल। प्रीमियर लीग फुटबॉल इज बैक, और पहला मैच जब आप लिवरपूल के अगेंस्ट खेलते हैं तो प्रेशर आप पे होता है। और लिवरपूल ऑल्दो उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, अपनी खुद की वीकनेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत अच्छी टीम है वो। और यहाँ पर कोई भी, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो किसी ने भी ये नहीं बोला होगा सीजन के शुरुआत में कि चेल्सी लिवरपूल से ऊपर फिनिश कर सकती है या चेल्सी लिवरपूल को कड़ा मुकाबला दे सकती है। आज जो हमने मैच में देखा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय चेल्सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि यार तुम तो ड्रॉ में ही इतना खुश हो रहे हो। बात ड्रॉ की नहीं है, बात यह है कि जो आपको इंप्रूवमेंट दिखा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप भूल गए होंगे, भले ही बहुत चेल्सी फैंस भी भूल गए होंगे पिछला जो सीजन हुआ था, मैं नहीं भूला हूं। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स एज अ चेल्सी फैन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था लास्ट सीजन। और वहां से अगर इस तरीके की हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम इस कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन कर रहे हैं कि चेल्सी को ये मैच जीतना चाहिए था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, गिवन द फैक्ट कि अभी भी हमारा स्क्वाड का जो रिक्रूटमेंट का काम है वो कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ एडिशंस होने बाकी हैं, और हमारा जो मेन 11 है वो नहीं था ये, बिकॉज एनकुंकू को इंजरी हो चुकी है। तो उसके बाद अगर हम इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैच की बात करते हैं तो सबसे जो पहले सरप्राइज की बात थी वो थी लाइनअप। जिस तरीके से लाइनअप फील्ड किया पोचेटिनो ने, एक्सेल डिसासी का जो इंक्लूजन था वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और 3 सेंटर बैक के साथ स्टार्ट किया चेल्सी ने, थियागो सिल्वा, एक्सेल डिसासी और लीवाई कॉलविल। रीस जेम्स और चिलवेल विंग बैक्स थे, बट एसेंशियली वो विंग बैक्स नहीं थे इन पोजेशन। उसकी मैं बात करूंगा आगे कि किस तरीके से हमारा शेप था। बीच में मिडफील्ड में आपके पास गैलेगर और एंजो थे, और आगे आपके फ्रंट थ्री थे चुक्वमेका, स्टर्लिंग और निकोलस जैक्सन। ये आपकी 11 थी। रॉबर्ट सैंचेज आपके गोलकीपर थे। तो मैच जब शुरू हुआ तो लिवरपूल का कंट्रोल था बहुत अच्छा, और आई थिंक 30-35 मिनट तक लिवरपूल ने गेम को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी स्पेसेस बहुत आसानी से खुल रही थी, स्पेशली जो हाफ स्पेसेस थी उसमें मोहम्मद साला बहुत आसानी से आ रहे थे। सोबोस्लाय बहुत ज्यादा उनके साथ डील करना मुश्किल हो रहा था गैलेगर के लिए। चुक्वमेका भी पीछे आके मदद कर रहे थे, बट कोई इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था किसी भी तरीके का। एंजो और रीस जेम्स ही किसी तरीके से बॉल पे कंट्रोल रख पा रहे थे। हमारे सेंटर बैक्स बॉल पिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब हो रहे थे। सेकंड बॉल्स हम नहीं जीत पा रहे थे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए पोजीशन कंट्रोल करना। और उसका एक बहुत मेजर रीजन ये था कि हम बहुत स्लॉपी थे जब हमारे पास बॉल आ रही थी, तो उसको आगे प्रोग्रेस करने के चक्कर में पोजीशन बहुत आसानी से लूज कर दे रहे थे। गैलेगर का डिफेंसिव गेम बहुत अच्छा था, गैलेगर की भी मैं बात करूंगा अलग से। बट शुरू में ये जो 30-35 मिनट का पीरियड था इसमें सभी बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे थे, और अंडरस्टैंडेबल है कि जब आप आए हैं और एक नई टीम खेल रही है एसेंशियली, तो केमिस्ट्री डेवलप होने में टाइम लगता है इस टीम में। और गैलेगर से भी बॉल बहुत ज्यादा लूज हो रही थी मिडफील्ड में। एंजो और रीस जेम्स, जैसा मैंने कहा, कुछ आपको दिख रहा था कि बॉल पे कर पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसी बीच लिवरपूल एक गोल स्कोर करती है, लुइस डियाज गोल स्कोर करते हैं, और मोहम्मद साला का शानदार असिस्ट होता है। वहां पे मुझे लगता है लीवाई कॉलविल को थोड़ा डिसाइसिव होना चाहिए था 1-on-1 जब वो साला के साथ थे, लेकिन वो थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं, और साला को आप इतना टाइम और स्पेस नहीं दे सकते उनके लेफ्ट फुट पे उस पोजीशन से। तो एक शानदार बॉल प्ले करते हैं लुइस डियाज के लिए मोहम्मद साला, और एक आसान सी फिनिश लुइस डियाज के लिए। स्कोर हो जाता है 1-0। और इसी बीच जब लिवरपूल डोमिनेट कर रही थी तब एक और मौका मिलता है मोहम्मद साला को, गोल भी स्कोर कर देते हैं, लेकिन बहुत नैरो मार्जिन से क्लोज एस्केप होता है चेल्सी के लिए वहां पे, और रूल आउट हो जाता है वो गोल, और मैच में कमबैक करने का एक मौका मिलता है चेल्सी को। उसके बाद जो हमको दिखता है चेल्सी से वो था काबिले तारीफ प्रदर्शन। बिल्कुल तब से लेके फर्स्ट हाफ के एंड तक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां चेल्सी की। अगर आप देखें जिस तरीके से गोल आता है, थोड़ा सा स्क्रैम्बल मैं कहूंगा, एक्सेल डिसासी का डेब्यू पे गोल,
स्क्रैम्बल हो गया था वहां पे, थोड़ी भसड़ सी हो गई थी, लेकिन गोल इज अ गोल और बहुत सही टाइम पे आया, थोड़ा सा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। लेकिन जब वो गोल आया तो आप देख सकते हैं कि चेल्सी के गेम में एक स्प्रिंग सी आ गई और लिवरपूल का कंट्रोल ही पूरा चला गया गेम से फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। जो प्रेस था लिवरपूल का वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था उसके बाद, और लिवरपूल हमको बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रही थी। रॉबर्टसन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था फर्स्ट हाफ में, और कंट्रोल नहीं ला पा रहे थे कोडी गैक्पो किसी भी तरीके का। अगर हम बात करें मिडफील्ड में लिवरपूल की, उसका फायदा बहुत उठा रहे थे रीस जेम्स। एंजो फर्नांडिस वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। जिस तरीके से वो प्रेस को बाईपास कर रहे थे, क्विकली अपने मैन को बीट करके पास दे देना रहीम स्टर्लिंग को या रीस जेम्स को राइट हैंड साइड पे, और मूव जो है एकदम से स्टार्ट कर देना टर्नओवर। वो बहुत बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था एंजो फर्नांडिस का, इतनी टफ पोजीशंस में, और जब प्रेस कर रही है लिवरपूल, दो दो प्लेयर्स एक साथ प्रेस कर रहे हैं, उस टाइट स्पेस में बॉल निकाल लेना अपनी बेहतरीन ड्रिबलिंग के साथ, और जिस तरीके का सिल्की मूवमेंट हमको एंजो से देखने को मिला, काबिल तारीफ प्लेयर वो। मतलब आई थिंक ही इज वर्थ एवरी पेनी दैट वी स्पेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हमको देखने को मिला आज एंजो से स्पेशली, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और हम गोल स्कोर करते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, और ज्यादा चिलवेल भी गोल स्कोर करते हैं, वो ऑफसाइड से रूल आउट हो जाता है। उसके बाद निकलस जैक्सन को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मिस कर देते हैं। फिर सेकंड हाफ अगेन फर्स्ट हाफ की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार 10-12 मिनट के बाद लिवरपूल का जो है वो कंट्रोल चला जाता है गेम से। बेन चिलवेल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, निकलस जैक्सन को एक दो हाफ चांसेस मिलते हैं। फिर लास्ट में जो सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, इयान मार्टसन को लाया जाता है, मुद्रिक को लाया जाता है, बिल्कुल लास्ट में एक मौका मिलता है चेल्सी को, लेकिन मुद्रिक का टच थोड़ा हैवी होता है, वहां पे हम काउंटर अटैक पे कर सकते थे गोल स्कोर। लेकिन अगेन लिवरपूल को भी चांसेस मिले थे। एक डार्विन न्यूनेस का शॉट था जो काफी पास से गया था, अगर मैं बात करूं एडिट टाइम में। एक जो कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया था मैच में, वो था कि क्या निकलस जैक्सन का हैंडबॉल था। तो नए रूल के अकॉर्डिंग जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है बॉल से, और रिएक्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं मिला, और आपकी एल्बो स्टक्ड इन है, तो उस केस में पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो उस टाइम तो मुझे लगा था कि ये पेनल्टी है, बिकॉज लास्ट सीजन इस तरीके की बहुत सारी पेनल्टीज दी गई थी, बट ये एक रूल में चेंज हुआ है जो हमारी रेस्क्यू के लिए आया। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई थिंक सही है। हम वहां पे पेनल्टी नहीं हमने कंसीड करी, तो हम बने रहे मैच में, और मुझे लगता है कि हमने चांसेस इतने क्रिएट किए थे कि हम मैच जीत सके। लेकिन लिवरपूल बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी 35 मिनट फर्स्ट हाफ के और 10-12 मिनट सेकंड हाफ के। तो आई थिंक बैलेंस ऑफ प्ले पे ये फेयर रिजल्ट है। बट आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी टीम जीतती तो भी आप कह सकते हैं कि फेयर होता ये रिजल्ट। लेकिन चेल्सी के पास ज्यादा चांसेस थे, चेल्सी को ये मैच जीतना चाहिए था। लेकिन हम ज्यादा उस पे दुखी नहीं होंगे, बिकॉज पहला ये मैच है इतने सारे नए प्लेयर्स के साथ, रॉबर्ट सैंचेस, एक्सेल डिसासी, लीवाई कॉलविल, निकलस जैक्सन, अगर एनकुंगू फिट होते तो वो भी। तो जब 3-4 प्लेयर्स आपके डेब्यू कर रहे हैं, और उसमें से एंजो आपके जनवरी में आए हैं, मुद्रिक जो बेंस है वो आपके जनवरी में आए हैं, चुकोमेका आपके जो है रिलेटिवली नई साइनिंग है, तो जब इतने आपके सारे नए प्लेयर्स हैं वो जब आए हैं, तो एक साथ उनको जेल कराना और ऐसी परफॉर्मेंस देना काबिले तारीफ काम है। जितनी तारीफ की जाए मॉरिसियो पोचेटिनो की उतनी कम। और उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भी कि जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया, जो इंटेंसिटी दिखाई बहुत अच्छी थी। और अगर हम चेल्सी के शेप की बात करें तो विद द बॉल इट वाज 4 एट द बैक, जहां पर रीस जेम्स राइट पे थे, एक्सेल डिसासी और थियागो सिल्वा आपके दो सेंटर बैक थे, लीवाई कॉलविल आपके लेफ्ट बैक थे, और बेन चिलवेल इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में एंजो और गैलेगर के साथ, क्योंकि वहां पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक थ्रेड बने हुए थे कॉन्स्टेंटली, तो वहां पर नंबर्स जो हैं हमारे कम पड़ रहे थे। तो वहां पे उस चीज को नलीफाई करने के लिए किसी हद तक बेन चिलवेल जो है इन्वर्ट हो रहे थे मिडफील्ड में बार बार, और विद द बॉल तो हम प्रॉपर 3 एट द बैक के साथ खेल रहे थे। तो इस तरीके का कुछ सेटअप देखने को मिला, और ये इसलिए भी हुआ बिकॉज एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर की कमी थी। और यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि गैलेगर, ऑल्दो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा कॉनर गैलेगर के डिफेंसिव गेम की। अटैकिंग गेम अगेन थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंप्रूव हो सकता है उनका, थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से वो बॉल विन कर रहे थे, इंटरसेप्शंस कुछ कुछ देखने को मिले हमको। मोहम्मद साला को एक पॉइंट पे उन्होंने रोका, और 2-3 बार उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरसेप्शंस करे, बॉल उन्होंने रिकवर करी। सेकंड हाफ उनका बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ में कहूंगा पूरी ही टीम बहुत ज्यादा नर्वस थी पहले 30 मिनट, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से टीम ने अपना हेड हाई रखा। इवन कंसीड करने के बाद भी शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हुए, और कॉनर गैलेगर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। रहीम स्टर्लिंग को जितना क्रिटिसिज्म दे रहे थे लोग लाइव स्ट्रीम पे, आई थिंक उतना खराब उनका गेम नहीं था। हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग था एट टाइम्स, लेकिन दिख रहा था कि वो लिंकअप कर रहे हैं रीस जेम्स के साथ, अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे, और एक दो बार उन्होंने अच्छा भी काम किया, रन वगैरह निकाले थे उन्होंने। तो विद टाइम दिस टीम प्लेइंग टुगेदर एज अ यूनिट ये चीजें ठीक होंगी, केमिस्ट्री आएगी,
और हम देखेंगे कि बेहतर चीजें होंगी। काइसेडो का आना या किसी भी एक प्रॉपर डीएम का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे एनजो को फ्रीडम मिलेगी। और फिर हम देखेंगे कि जैसे आज 3 एट द बैक जो खिलाया है पोचेटिनो ने, मुझे लगता है उसका मेन कारण यही था कि हमारे पास एक प्रॉपर डीएम नहीं था जो आके डिसरप्ट कर सके गेम को, जो है वो रोक सके लिवरपूल के लिए। और लिवरपूल के इतने ज्यादा अच्छे और क्विक अटैकर्स है, तो उनसे डील करने के लिए हमको इस तरीके का शेप को लागू करना पड़ा, एंड आई थिंक इट वर्कड। और ऐसा नहीं था कि अगर 3 एट द बैक हमने खेले तो हमने चांसेस नहीं बनाए, अगेन चांसेस लेने होंगे। और ऐसे मैचेस में स्पेशली जहां पर आप आराम से इतने चांसेस बना रहे हैं, लिवरपूल का बहुत ज्यादा ओपन था डिफेंस, और रॉबर्टसन अगेन परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं था, लेकिन कर्टिस जोन्स जैसी आए मिडफील्ड में तो थोड़ा सा कंट्रोल आया लिवरपूल के पास। और इससे पता चलता है कि दोनों ही टीम्स को कितनी ज्यादा जरूरत है एक प्रॉपर प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर की। तो लेट्स होप कि काइसेडो की डील है वो जल्दी कंक्लूड हो जाए, और काइसेडो एंजो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा सेंट्रल मिडफील्ड में चेल्सी के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, एंड आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। अब ड्रॉ से मैं हैप्पी हूं कि नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर चेल्सी मान लीजिए हार भी जाती लास्ट में अगर कोई फ्रीकिश गोल खा के, मैं दुखी जरूर होता, लेकिन मैं ये कहता कि भाई आज हमने परफॉर्मेंस अच्छी देखी है, मैसिव मैसिव इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है जो हम देख रहे थे लास्ट सीजन। और अब इस रिजल्ट से हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और आगे के मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो ये मेरा वर्डिक्ट है इस पूरे गेम का। और जितने भी प्लेयर्स थे, रीस जेम्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, आई थिंक कैप्टन वो बने हैं, बहुत ही बेहतरीन उनका भी गेम। एक्सेल डिसासी पहले 30 मिनट बहुत अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन उसके बाद कामनेस अच्छी, स्ट्रांग रखा अपने आप को, एरियल डूल्स विन करे, थियागो सिल्वा इम्पीरियस एज एवर, बेन चिलवेल अगेन, उनके भी कुछ गेम की चीजें हैं जो विद द सीजन प्रोग्रेसिंग ठीक होंगी, और जैसे जैसे आगे जाएगा सीजन वो थोड़ा सा और मैच आपने सुन हमको उनमें दिखेगी। निकलस जैक्सन भाई मतलब पेस पावर और जो होल्ड अप प्ले हमको उस बंदे का देखने को मिला भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। और आई थिंक पूरी ही टीम काफी अच्छा खेली। मुद्रिक मुझे लगता है थोड़ा सा पहले आ सकते थे, सब्स्टिट्यूट हम पहले कर सकते थे थोड़ा सा, लेकिन एक जो चीज है ये है कि क्या निकलस जैक्सन ही हमारा एकमात्र गोल थ्रेट होने वाले हैं? मुझे लगता है पूरी टीम को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ेगी, गोल स्कोरिंग बर्डन या शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ जैक्सन मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए 15-20 गोल स्कोर कर सकते हैं। रहीम स्टर्लिंग, कार्निचो कोमेका, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। मुद्रिक को अगर चांस मिलता है आगे रेगुलरली, तो इन प्लेयर्स को जो है गोल स्कोर करने पड़ेंगे रेगुलरली हमारे लिए। बाकी लीवाई कॉलवेल भी बहुत अच्छे रहे, स्लो स्टार्ट था उनका, लेकिन अगेन वो भी काफी कूल काम एंड कंपोज। तो मैं कह रहा हूँ पूरी टीम ही बहुत अच्छा खेली, और लग रहा है कि ये सेट ऑफ प्लेयर्स है, जैसे जैसे साथ में खेलेंगे ये टीम और बढ़िया होती जाएगी, और अभी और जो है एडिशंस होंगे स्क्वाड में, आई थिंक समथिंग स्पेशल कैन हैपन दिस सीजन। बाकी देखते हैं, आई एम नॉट गेटिंग टू हाइड ऑफ माई सेल्फ। अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस कॉन्फिडेंस पे हमको आके बिल्ड कर। एक जो दूसरी बड़ी न्यूज है वो ये है कि किलियन एम्बापे और नासिर अल खलीफी के बीच में जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं, और किलियन एम्बापे वापस आ चुके हैं पीएसजी की टीम में। और जिस तरीके की पीएसजी की परफॉर्मेंस रही है, किलियन एम्बापे का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत अच्छा खेल नहीं रही है पीएसजी। तो वापस आ चुके हैं और ट्रेनिंग जो है अटेंड कर लिया एम्बापे ने, और पीएसजी के आपको नेक्स्ट गेम में वो फीचर होते दिख सकते हैं। एक और जो रिपोर्ट ये आ रही है वो ये है कि एम्बापे हो सकता है अपना लॉयल्टी बोनस गिव अप कर दें, एक्सटेंड नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, बट वो रुकेंगे पीएसजी के साथ। तो इस तरीके की कुछ चीज चल रही है। अब यहाँ पर ये न्यूज आ रही है कि पीएसजी जो है वो हो सकता है एम्बापे की डील एक्सटेंड कर दें, और एम्बापे जो है वो फ्री में नहीं छोड़ेंगे पीएसजी को नेक्स्ट सीजन। जो अभी तक की सिचुएशन थी कि एम्बापे जो है उनका लास्ट ईयर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, और नेक्स्ट ईयर वो फ्री एजेंट हो जाएंगे, और काफी आसान हो जाएगा एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना होना फ्री। तो क्या सीन है ये? अब यहाँ पर बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मैं देख रहा हूँ कि नेमार की भी अब आगे बात करेंगे अभी आगे, कि एम्बापे का प्लान था कि नेमार को पुश करना क्लब से बाहर और डेम्बेले से रिप्लेस कर देना उनको, और फिर जो है राजा बन जाना पीएसजी का। तो आई थिंक ये थोड़ा सा फार फेच्ड लग रहा है मुझे। आई थिंक नेमार और पीएसजी की रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत खराब है, बट अगर ऐसा है तो इसके बारे में मतलब मैं क्या कहूँ, ये मतलब फुटबॉल क्लब है कि सास बहू का सीरियल है, क्या है ये मुझे समझ नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएसजी इज अ सर्कस, इट्स नॉट अ फुटबॉल क्लब टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर नेमार की भी अगर बात करें हम, तो उनकी भी बात अब अल हिलाल से आ रही है, और अल हिलाल ने एक ऑफर जो है वो सबमिट किया है, और ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट जो हैं वो जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे, और नेमार ने खुद ने भी जो है अब अप्रूव कर दिया ये ट्रांसफर। और अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है इस डील के लिए। तो नेमार भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, बिकॉज यूरोप में कोई एज डेस्टिनेशन दिखी नहीं, ना ही कोई इतना सॉलिड लिंक आया। बारसा से जरूर लिंक आया था, लेकिन इकोनॉमिकली वो वाइबल नहीं था। तो देखिए, अगर एम्बापे फिर से ये चीज करते हैं तो ये भी चीज हो सकती है कि वो नाम
लेते हैं रियल मैड्रिड का, धमकाते हैं पीएसजी को और नेगोशिएट कर लेते हैं बेटर पेमेंट कंडीशंस और फिर रुक जाते हैं वो पीएसजी पे। तो अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा अनरिलायबल आदमी के, रोमेलू लुकाकू को अगर आप हटा दे तो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल आदमी है जिन पे आप मतलब पंट नहीं ले सकते, ऐसा मुझे लगता है। जितने मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन इस तरीके की हरकत एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए। बाकी अगर मैं नेमार की बात करूं तो मुझे काफी अजीब लगेगा नेमार अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो, बिकॉज आई स्टिल थिंक नेमार में आराम से 2 से 3 साल हैं जो टॉप लेवल पे खेल सकते हैं। इंजरी इशू रही है, बट मैं उनको देखना चाहता था यूरोप में कहीं पे, और आई थिंक पीएसजी ही जाना मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन था नेमार के लिए। आई थिंक बारसा अगर रहते, वो बारसा में रहते तो ही कुड हैव अटेंड गॉड नोज व्हाट हाइट। और पर ठीक है, उनको मेन मैन बनना था पीएसजी में, तो वो एक चीज थी। बाकी प्रीमियर लीग में अगर आते नेमार तो और मजा आता। नेमार जैसा जनरेशनल प्लेयर हमको पता नहीं फिर कब देखने को मिलेगा। इट्स सच अ वेस्ट यार नेमार का सऊदी अरेबिया जाना। बट सऊदी अरेबिया यार सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस लीग है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, बेंजीमा, स्टार पावर आप डिनाई नहीं कर सकते उस लीग की। और डेफिनेटली मैनी मैनी पीपल विल बी ट्यूनिंग इनटू दैट लीग इस सीजन से। तो देखते हैं क्या होता है। आई एम पर्सनली नॉट वेरी हैप्पी विद नेमार्स ट्रांसफर टू अल हिलाल, बट देखते हैं क्या होता है। एम्बापे की सिचुएशन पे देखते हैं क्या होता है। तो आपकी जो भी कमेंट्स हो, थॉट्स हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चेल्सी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, नेमार पे आपकी क्या राय है, एम्बापे पे क्या आपका कहना है। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।